हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के चौथे पार्ट की। जी हां दोस्तों, आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अभी तो रिसेंटली हम लोग इसका छठा पार्ट देख रहे थे और आप कह रहे हैं चौथे पार्ट। एक्चुअली में हम लोग तीसरे पार्ट के बाद सीधे पांचवा पार्ट कर लिए थे, बीच में आपका चौथा पार्ट बचा हुआ रह गया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग चौथे पार्ट को क्लियर कर लेंगे, फिर अगला सेशन जो होगा वो आपका सातवां पार्ट होगा। तो बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, क्या कहा जाता है आप बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सर ऑडिबल रेंज कितना होता है। ऑडिबल रेंज तो आप कहेंगे 20 हर्ज से सर 20,000 हर्ज तक। कितना होता है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। 20 हर्ज से नीचे के आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ज से ऊपर के आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं हम लोग? सर अल्ट्रासोनिक। क्या कहते हैं सर? अल्ट्रासोनिक। और ध्यान में रखेंगे कि अल्ट्रासोनिक तरंग जो होता है आपका, या अल्ट्रासोनिक आवृत्ति वाला जो तरंग होता है, उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? अल्ट्रासाउंड में करते हैं, सोनोग्राफी में करते हैं। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो देखिए श्रवणीय रेंज से नीचे के आवृत्ति तरंग वाले ध्वनि की तरंग को क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। कौन सा सर? इंफ्रासोनिक। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो उसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। आपके ऑप्शन में सुपरसोनिक भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? तो सर सुपरसोनिक का मतलब होता है पराध्वनिक गति। पराध्वनिक गति, जो वायुयान वगैरह का हम लोग स्पीड का पता लगाते हैं तो उसमें हम लोग कहाँ से लगाते हैं सर? सुपरसोनिक, पराध्वनिक गति के थ्रू ही लगाते हैं। आप कहेंगे ये होता क्या है? तो सर हम लोग क्या कहते हैं पराध्वनिक गति के बारे में कि किसी माध्यम की अगर मैक संख्या कितनी हो? 1 से अधिक हो। किसी माध्यम की मैक संख्या 1 से अधिक हो तो उस माध्यम में जो पिंड की गति होती है या जो पिंड का वेग होता है वो क्या होता है सर? सुपरसोनिक वेग कहलाता है या पराध्वनिक गति कहलाता है। ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, अगर किसी माध्यम की मैक संख्या 1 से अधिक हो तो उस माध्यम में जो पिंड की गति होती है वो सुपरसोनिक कहलाती है या पराध्वनिक गति कहलाती है। आप कहेंगे मैक संख्या किसको बोलते हैं? तो सर कुछ नहीं, मैक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? तो कहते हैं कि माध्यम में पिंड की गति, माध्यम में पिंड की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति के अनुपात को, ध्वनि की लिख लीजिएगा यहाँ पे, ध्वनि की गति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। और जब किसी माध्यम की मैक संख्या 1 से ज़्यादा होती है तब उसमें जो पिंड की गति होती है वो क्या कहलाती है? सुपरसोनिक कहलाती है। मैक संख्या क्या होता है? तो माध्यम में पिंड की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई आपका सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट हमेशा क्या होगा सर? अपने वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहेगा। अपने वृत्ताकार मार्ग में क्या होते रहेगा सर? घूमते रहेगा। तो ये जो आपका सैटेलाइट है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते हमेशा चाह रहा होगा कि हम आकर्षित हो जाएं, लेकिन नहीं आकर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट भी क्या कर रहा है? पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लगा रहा है। पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लगा रहा है और उस बल को हम लोग क्या कहते हैं सर? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि कोई भी सैटेलाइट अपने कक्षा में आसानी से घूम पा रहा है, किसके चलते सर?
तो अभिकेंद्रीय बल के चलते। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है, तो आप क्या कहेंगे सर? अभिकेंद्रीय बल। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में तनाव भी है। तनाव किसको कहेंगे? तो सिंपल आप समझिए, मान लो कि आप किसी रस्सी से एक छोटा सा लकड़ी या पत्थर के टुकड़ा को बांध करके आप ऐसे उठा करके रखते हो, ये ऐसे आप उठा करके रखते हो, तो इसमें आप क्या देखते हो? तनाव आ जाती है, टेंशन आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तनाव बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनाव बल बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका अपकेंद्रीय बल। तो आप समझ ही रहे हैं कि अभिकेंद्रीय बल मतलब क्या कि वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। अपकेंद्रीय बल मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय बल कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि सर सैटेलाइट हम लोग किसको बोलते हैं? उपग्रह किसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि सर सैटेलाइट जो होता है वो सर वो किसका चक्कर लगाता है? तो ग्रह का चक्कर लगाता है, प्लैनेट का चक्कर लगाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? तो प्लैनेट ग्रह घूमता है। और ग्रह के चारों ओर कौन घूमता है? तो उपग्रह घूमता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करने को रोका जाता है। जो आपका चालक तार होता है इस तरह से, उसके ऊपर देखो, चालक तार का मतलब कि वह तार जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर में, जो बल्ब वगैरह लगाने के लिए, उसी को चालक तार बोला जाता है। तो आप देखे होंगे कि चालक तार के ऊपर में वो कवर लगल रहता है प्लास्टिक नियन, ओकरा दांतों से छिलिएगा तो वो छिला जाता है। अब बहुत लोग छिलता भी है तार को दांत से। तो वो जो कवर लगा हुआ रहता है ना, ये पीवीसी का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? पीवीसी का। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करने से डैश को रोका जाता है, किसको रोका जाएगा? आपका ऑप्शन है रिसाव। तो इलेक्ट्रिक करंट का रिसाव होता है, कभी सुने हैं आप? आपका है फिर नेक्स्ट ओवरलोडिंग। भाई ओवरलोडिंग तो तब होगा जब एक ही सर्किट में बहुत सारा एप्लायंस से चलाना शुरू कर देंगे, तो उस सर्किट का जो क्षमता होगा उससे बाहर उसको काम करना पड़ता होगा, तब हम कहेंगे ओवरलोडिंग हो रहा है। फ्यूजिंग का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा वोल्टेज के साथ ही आपका क्या हो जाए? फ्यूज उड़ जाए। तो फ्यूज तो आपका एक सुरक्षा डिवाइस है ना। आपका है नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट। ये बात सही है, क्या कि अगर तार के ऊपर में कवर न रहेगा, तो आप देखते हैं कि तार जो होता है वो इस तरह से दो एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है। तो अगर इस दोनों के ऊपर में कवर न रहे तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और जैसे ही चिपकेगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो आपका जितना भी सर्किट है वो सारा खत्म हो जाएगा। जितना टीवी फ्रिज लेकर के अमीर बन रहे हैं सारा चला जाएगा एक ही बार में। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करने से डैश को रोका जाता है, तो आप क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र एक और बात ध्यान में रखेंगे, जब फ्यूज का चर्चा हो ही गया है क्वेश्चन में तो थोड़ा सा सुन ही लीजिए। फ्यूज आपका क्या है सर? तो सुरक्षा डिवाइस है। क्या है सर? सुरक्षा डिवाइस है। अच्छा, अब देखिए कि फ्यूज जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के उष्मा प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आधार पे कौन काम करता है? फ्यूज काम करता है। फ्यूज इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आपके सर्किट से बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाती है तो आपका जो फ्यूज होता है वो गल जाता है। वो क्या हो जाता है सर? गल जाता है, गर्म होकर के गल जाता है। अगर आपसे ये पूछ दे कि जो घरों में एमसीबी का उपयोग किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो उपयोग किया जाता है, ये भी आपका एक तरह से फ्यूज ही है। तो आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि घरों में इस्तेमाल होने वाले एमसीबी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप क्या कहेंगे? तो सर ये चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। एमसीबी किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। और फ्यूज आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 60 केजी द्रव्यमान और 4800 जूल, देखिए यहाँ पे 4800 जूल होगा स्थितिज ऊर्जा,
60 केजी द्रव्यमान, मास आपका सही दिया हुआ है सर 60 केजी मास, और यहाँ पे जो 480 जूल लिख दिया गया है इसको आप सही कर लेंगे। 4800 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली वस्तु को एक ऊंचाई पर रखा गया है, तो जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, क्या कि क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि 60 केजी द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे 480 जूल नहीं होगा, 4800 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली वस्तु को एक ऊंचाई पर रखा जा रहा है, तो जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में पीई दे दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन में जो 480 जूल है, क्वेश्चन में जो 480 जूल है इसको काट के 4800 जूल कीजिएगा। कितना? 4800 जूल। तो देखिए आपको स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है कितना? 4800 जूल। वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना सर? 60 केजी। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु किस ऊंचाई पर है, तो आप कहेंगे सर हमको मालूम है P इक्वल टू क्या होता है सर? mgh होता है। चूंकि स्थितिज ऊर्जा कितना है? 4800 जूल है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 60। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, कितना लेंगे? 10 ही ले लेते हैं, 9.8 लेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो चलिए 10 ले लेते हैं। 10 गुना h, E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा, E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। मतलब कितना ऊंचाई पर वस्तु है? तो आप कहिएगा सर 8 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। भाई 4 किसके साथ जुड़ता है? तो आप कहेंगे सर ब्यूटेन के साथ क्या जुड़ता है? 4, या हम लोग ब्यूट के लिए 4 का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन में ईथ भी है, तो ईथ कह रहा है तो 2 गो कार्बन होगा। अब प्रोप कह रहा है तो सर 3 गो कार्बन होगा। अब हेप्ट कह रहा है तो सर 7 गो कार्बन होगा। हेप्ट कह रहा है तो सर 7 गो कार्बन होगा। अच्छा, आप लोग पढ़ते हैं ना ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, हेप्टेन, ऑक्टेन, डोकेन, नोनेन, तो 1 से लेकर के 10 तक होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? तो 4 के साथ क्या जुड़ता है सर? ब्यूट जुड़ता है। यहाँ पे हम ब्यूटेन लिख दिए, ब्यूट जुड़ता है। क्या जुड़ता है सर? ब्यूट। और 2 कार्बन परमाणु कहता तो इथ जुड़ता, अगर 3 कह रहा है तब प्रोप जुड़ता, और अगर 7 कहता तो क्या जुड़ता सर? हेप्ट जुड़ता, और 6 कहता तो हेक्स, 8 को कहता तो ऑक्ट जुड़ता, 9 गो तो नोनेन, और 10 को कहता तो डॉक जुड़ता। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो सर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? बताइए, इससे आसान सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या आर कितना? 6.2 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है कि फोकस की लंबाई क्या होगी। तो आप सबों को पता है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है F = R/2 का। तो आप क्या कहेंगे कि सर 6.2/2 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 62 अब बटा ये कितना हो गया? 20 हो गया। देखिए इसको और आसान कर लेते हैं, 62/2 इंटू हम 10 लिख देते हैं, 31 दूना 62 हो गया। अब 31 को 10 से आप डिवाइड करेंगे, 3.1 आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अवतल दर्पण के या दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो F = R/2 होता है, यही संबंध होता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 1 kWh में 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? या आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है 3600 जूल होता है, आपका 3,60,000 जूल होता है, तो आपका क्या होगा ऑप्शन? ये बताना है। तो पहले देखिए कि 1 किलोवाट आवर पूछा गया है। कितना पूछा गया सर? 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट में कितना वाट सर? तो आप कहेंगे 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना वाट सर? तो 1000 वाट। 1 घंटा में कितना सेकंड सर? तो आप कहेंगे सर 3600 सेकंड। कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो देखिए
किसको गुना कर देते हैं, तो आप कहेंगे सर 36 पर 5 को जीरो रख दीजिए, 36 पर 5 को जीरो रख दीजिए और जूल लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 36 पे कितना जीरो सर, 5 को जीरो और जूल लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। तो आप देखिए कि आपके ऑप्शन में 36 पे 5 को जीरो कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में 36 पे 5 जीरो है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्या सर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें कुछ बड़ा बात ना किए हैं हम। 1 किलोवाट आवर पूछ रहा था, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, 1000 गुना 3600 कर दिए, ये आपका इतना आ गया। यही चीज़ आपको कहीं कहीं पे कैसे लिखा हुआ मिलता है, तो आप देखिए कि यहाँ पे 36 पे 5 जीरो है, तो क्या हम 36 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं मेरे मित्र? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट दे रहे हैं, 3.6 क्या दे रहे हैं, तो सर आप इधर पॉइंट दे रहे हैं तो पावर में सर एक जोड़ दीजिए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे आपको 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिखा हुआ मिलता है। और ध्यान में रखिएगा 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं सर, 1 यूनिट कहते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या समूह से संबंधित नहीं है, तो चींटी कीड़ा मकोड़ा में आ जाएगा, कैटरपिलर, कोकून ये भी कीड़ा मकोड़ा में आएगा, हैमस्टर, हैमस्टर को हम लोग कृतंक बोलते हैं, जो जीव अपने दांत से कुतरता है, जैसे कि चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, इसको हम लोग हैमस्टर के श्रेणी में रखते हैं। जबकि आपका जो लोकस्ट है इसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले टिड्डा का प्रकोप हुआ था ना, तो आप देखिए कि चींटी, कैटरपिलर और लोकस्ट ये तीनों कीट मकोड़ा से आते हैं, जबकि हैमस्टर जो है वो कुतरने वाला जानवर है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या समूह से संबंधित नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। डैश के कारण स्क्लेरेंकाइमा का जो दीवार होता है, उसकी कोशिका का जो दीवार होता है वो मोटी होता है, किसके चलते, तो आप कहेंगे सर लिग्निन के चलते। अब ये स्क्लेरेंकाइमा क्या है, तो मैं पिछले जितने भी सेट करवाया हूँ उसमें 2 बार मैंने आपको बताया है कि आपका जो स्क्लेरेंकाइमा है वो क्या है सर, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सरल अस्थाई उत्तक है। क्या है सर, सरल अस्थाई उत्तक है, जो किससे मिलके बने होते हैं, लिग्निन से मिलके बने होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपके ऑप्शन में सेलुलोज भी दिख रहा है, तो सेलुलोज से क्या बनता है सर, तो सेलुलोज से सेल वॉल बनता है, कोशिका भित्ति बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थों का लेप किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर, ऑडियो टेप और जो वीडियो टेप होता है उस पर किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है। तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड। क्या कहेंगे सर, आयरन ऑक्साइड, या यही चीज़ आपको कहीं कहीं पे फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ मिलता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा कि आपके इस ऑप्शन में सिल्वर आयोडाइड भी है। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर सिल्वर आयोडाइड का उपयोग, सिल्वर आयोडाइड ना, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। किस में करते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। और जो फिर आपका ऑप्शन है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम लोग NaOH बोलते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा एक और सबसे अहम बात, क्या कि जब आप कह रहे हैं कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड ना, ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है सर, फोटोग्राफी में किया जाता है।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब अगर इस टाइप के प्रश्न आपको आगे कहीं भी मिलेंगे तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।